नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासत लगातार जारी है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी चर्चा जारी है। लोकसभा में 288 सांसदों के समर्थन के बाद पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में भी अब भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है और आस लगाई बैठी है कि राज्यसभा में भी ये विधेयक पास हो जाएगा। ठीक है, विधेयक में कई तरीके के बदलाव किए गए। विधेयक में काफी चीजें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध करने से लगा हुआ है। हालांकि सरकार ने समझाने की काफी कोशिश की, फिर भी विपक्ष की तरफ से कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई, क्योंकि जो धारा 40 थी उसको अब की बार बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और धारा 40 से यह भी बताया गया कि उससे काफी ज्यादा नुकसान होता था। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर, अगर 100 साल से किसी जमीन पर मस्जिद, कब्रिस्तान या कुछ भी बना हुआ है और वो वक्फ पे इस्तेमाल में की जा रही है, तो वो बिना किसी लिखा पढ़ी के वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कलेक्ट्रेट उसकी जांच करेंगे और किसी भी जमीन के दस्तावेज पूरे होने भी जरूरी है। दूसरी बात करते हैं कि अब की बार जो सेंटर का वक्फ बोर्ड है उसमें कम से कम 2 महिलाएं या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 महिलाएं होना अनिवार्य है। राज्य के वक्फ बोर्ड में कम से कम 1 महिला जरूर होगी। लेकिन कोई भी अगर अपनी जमीन दान करना चाहता है तो दान करने के लिए भी यहां पर एक प्रोसेस दिया गया है। कह सकते हैं कि अब की बार जो मामला है उसमें अगर आप अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड को दान करना चाहते हैं तो उसकी पूरी लिखा पढ़ी होगी। दूसरा, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको बराबर का हक उसमें दिया जाएगा, उसके बाद ही वो दान की जा सकती है। फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर लोकसभा में पास हो गया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। को ये आशंका थी कि बिल लोकसभा में पास नहीं होगा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन बड़े बहुमत के साथ कल लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और निश्चित रूप से आज राज्यसभा में भी ये बिल पारित होगा और जल्द ही वक्फ एक कानून बनेगा। कल जिस प्रकार की बहस वहाँ पर हुई और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक आशंका का जवाब दिया, उससे विपक्ष का वो नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जो वो भ्रामक एक वातावरण पूरे देश में बना रहे थे। अमित शाह जी के और किरण रिजिजू जी के तर्कों के आगे उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। ये जितनी पार्टियां हैं ये केवल एक वर्ग की तुष्टीकरण की नीति पर चल रही हैं, लेकिन कल वक्फ के ऊपर सदन में जिस प्रकार से डिबेट हुई और जिस प्रकार से सरकार की तरफ से सारी बातों को स्पष्ट किया गया, मामला शीशे की तरह साफ है। वक्फ का कानून देश के मुस्लिम वर्ग को एक नई दिशा देगा और वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो परोपकार के काम में आएंगी, जो वास्तव में वक्फ का मैंडेट है। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कानून को बनाया था तब किसी को याद नहीं आया कि यह कानून क्यों बन रहा है। 1995 तक के कानून में कोई दिक्कत नहीं थी और किसी को तकलीफ नहीं थी, जैसा गृह मंत्री जी ने बोला। 2013 में जो एक नया परिवर्तन हुआ उसके कारण माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं बताया कि 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ की जमीनें थी और 2013 से 2024 में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। ना हमने अजीम प्रेम जी को जमीन दान करते सुना, ना शाहरुख खान, सलमान खान को, किसी अमीर मुसलमान को ने कोई बड़ी संपत्ति वक्फ किया हो कभी हमने नहीं सुना। तो ये 21 लाख एकड़ संपत्ति अचानक कहाँ से पैदा हो गई? यह जो किरण रिजिजू साहब कह रहे थे कि राष्ट्रपति भवन से लेके संसद भवन से चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, बिहार, इस तरह की जो भी संपत्तियां थी, चाहे वह तमिलनाडु का मंदिर हो, सूरत का नगर निगम हो, इस तरह की संपत्तियां जिसको जो समझ में आया उसको कर लिया और इस पर भी रोक लगेगी। और 38 लाख एकड़ संपत्ति लेकर के महज 163 करोड़ की कमाई होती है। विपक्षियों को दिक्कत यह है कि 2029 आते आते इसी वक्त से कमाई 10,000 करोड़ से ऊपर रहेगी और हमारे जो विरोधी दल के माननीय सांसद हैं और ख़ास करके जो मुसलमानों के
रहनुमा बनते हैं, उनसे हर आदमी पूछेगा कि 70 साल में आपने 5 रुपए किसी गरीब को जिस वक्फ संपत्ति से मदद नहीं किया, उससे मोदी जी ने कैसे हजारों करोड़ का मदद करके दिखा दिया। जो कल हमारा रुख था वो आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी जमीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, अब मनसा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये जमीन देनी। वो सरासर जास्ती और धक्का है और ऐसा कानून लाया गया है जिसमें एक समाज के लोगों को दरकिनारे किया गया है। जिस प्रकार से आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो बाकी और किसी धर्म के लिए वो शर्तें नहीं लगती जो वक्फ बोर्ड के लिए लगती है। हमने तो कल कहा है कि 1925 के समय का गुरुद्वारा एक्ट जो हमारा है, कल को आप तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे चंद्रभूषण सिंह, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगी पूजा मिश्रा और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूजा मिश्रा जी आपसे शुरुआत करूंगा, ठीक है, क्योंकि विपक्ष ने भरपूर विरोध किया और विरोध करने के बावजूद भी लोकसभा में बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी भी राज्यसभा में चर्चा जारी है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी है? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अगर आप जो है चलिए 2013 की बिल की बात कर लेते हैं, वक्फ बिल जो आया था, तो क्या भाजपा ने समर्थन नहीं किया था? बिल्कुल भाजपा ने समर्थन किया हुआ था, वक्फ बिल का समर्थन किया था। उस वक्त बोला भी कि हाँ वक्फ बिल के जो है जरूरी है, उसमें नियम कायदे लग रहे हैं। उसके बाद में अब आ जाते हैं आज पे जब वक्फ बिल को जो पेश किया गया, पहली बार पेश किया गया, उस पे जो है ऑब्जेक्शन आने के बाद में वो जेपीसी के पास चली गई। चलिए ठीक है, जेपीसी के पास गई और जेपीसी की रिपोर्ट आती है। जेपीसी की जब रिपोर्ट आती है तो जेपीसी के जो मेंबर्स थे, जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, उन्होंने बताया कि जो है उनके जो ऑब्जेक्शन थे उसको जेपीसी की रिपोर्ट में डाली नहीं गई। आपको जब कोई रिपोर्ट बन रही है, जेपीसी आपने फॉर्म किया हुआ है, हम कह रहे हैं एक ही लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हो, उनका प्रतिशत कम ही हो, लेकिन ऑब्जेक्शन तो रिपोर्ट तो भी पूरी मानी जाएगी ना पुष्पेंद्र जी। जब रिपोर्ट में सारी चीजें रहेंगी, आप उसको बाहर रख देते हैं। उसके बाद में जो है अगर वो बाहर हो गया, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी हमने बात की और उनके सजेशन को भी इनकॉर्पोरेट किया। जब उनके सजेशन को आपने इनकॉर्पोरेट किया है तो वो बाहर बैठ करके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और एक बड़ी चीज देखने को ये मिल रही है कि वो भाजपा वो जो है पूरे 543 सीटों में एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतार पाती है। वो बात कर रहे हैं कि नहीं हम ये हित के लिए ला रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए हित के ला रहे हैं। ये बिल्कुल अपने आप में आयरोनी है कि मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं जिनको प्रत्याशी नहीं मिलता एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। उसके बाद में अब कह रहे ये पहले तो झूठ फैलाते जा रहे हैं, कह रहे अरे वक्फ बोर्ड ने जो है दावा कर दिया था आजाद पार्क पे। ये भी बताना चाहिए ना कि कानूनी कार्रवाई हुई, वो बोला गया हुआ था, वो नहीं हुआ, नलफाइड हुआ। वक्फ बोर्ड ने कहा अभी एक बाशिंदा छोड़ रखा हुआ है अपना, कोई बरेली के हैं, वो बार बार आएंगे एक बार, तो अभी तो बैठ करके वक्फ बिल का समर्थन करेंगे, तो मैं कह देंगे कि जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनाई जा रही है। वो इस तरीके की भाजपा ने कुछ लोगों को छोड़ रखा है कि जहां उनको दिखाना है कि समर्थन कर रहे हैं मुस्लिम, वहां तो समर्थन करते दिखे। जहां उनको दिखाना है कि नहीं ये विरोधाभास क्रिएट करना चाहिए, यहाँ पे बेच क्रिएट होना चाहिए रिलीजियंस के बीच में, तो वो ऐसा बयानबाजी कर देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो ये परेशानी अभी कह रहे कि हम वक्फ बोर्ड में जो है दूसरे धर्म के लोग, भाई क्यों डालोगे दूसरे धर्म के लोग? आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में जो है जाकर के प्रशासन जो है रेस्पॉन्सिबल होगा, वो जांच करेगा, जो भी वहां पे मतभेद आएगा या फिर विवाद आएगी। भाई ट्रिब्यूनल का तो स्ट्रक्चर ही पहले हो रखा होता है ना कि ट्रिब्यूनल एक स्पेसिफिक डोमेन पे काम करता है। स्पेसिफिक डोमेन यहाँ पे मुसलमानों के जो रिलीजियस मैटर हो जाते हैं वो स्पेसिफिक डोमेन हो गया। आर्मी में भी ट्रिब्यूनल्स है, आर्मी ट्रिब्यूनल्स है जो है आर्मी के एक पर्टिकुलर डोमेन में वर्क कर रहे होते हैं, उसके जानकार लोग उसमें होते हैं। तब जाकर के और ट्रिब्यूनल का परिणाम आता था, वो पहले भी हाई कोर्ट में जाकर के आप जो है लड़ सकते थे, और कई सारे ऐसे रिजल्ट रहे हैं जहां पे ट्रिब्यूनल के जजमेंट को नलफाइड किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये कहना कि नहीं ये बिल्कुल असीमित शक्तियां हो रखी हुई थी, हम कर रहे हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड आया हुआ है, अगर वो वक्फ बोर्ड जो बिल हालांकि संख्या बल पर होता है, अगर पास वो हो भी जाता है तो उससे जो संपत्ति जाएगी वो जो सरकार के पास जाएगी वो 61% जो है लगभग, मुझे लगता है कि संपत्ति सरकार के पास जाना। सरकार क्या करती है संपत्तियों का, इसे किसी से छुपा नहीं है। वो अयोध्या में 3000 एकड़ जमीन जो है आर्मी के लिए आरक्षित होती है, वो किसको बेच देते हैं?
ये भी किसी जरिए छुपा हुआ है। आपको नहीं, पता ठीक है, होगा ठीक है, अयोध्या ठीक की है, जमीन खरीदा ठीक है। कौन है? पूजा जी, अरुणाचल सीधे- प्रदेश में ठीक है, किस पूजा जी, सीधा सा सवाल। लोग नहीं खरीद रहे ठीक होते। है, ठीक है, सीधा सा सवाल यह है, इससे नुकसान क्या है मुस्लिम भाइयों को, महिलाओं को? 20 जो आर्टिकल 25 है, 26 है, इसका हनन हो रहा है। आपको रिलीजियस मैटर को जो है आजादी दी गई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप अपने रिलीजियस मैटर्स को देख सकते हैं, उसका हनन हो रहा है। आज ये जो है जो है वक्फ बोर्ड में लेके जा रहे हैं नॉन मुस्लिम को, कल को जो है जो हिंदू के जो है संस्थान है, जो कंपनीज हैं, उसमें कहेंगे नहीं यहाँ पे नॉन हिंदूज रहेंगे, कल को परसों को सिख में कहेंगे। जब इनका रवैया इस पर सही नहीं है तो ये तो फिर होता रहेगा। ये कहे कि ऑब्जेक्शन दर्ज किया जाए, जैसे रिपोर्ट से इन्होंने बाहर निकाल दिया ऑब्जेक्शन को, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। ऑब्जेक्शन तो दर्ज करने ही पड़ेंगे और ये गलत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा उस पर सवाल उठेंगे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से राज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, स्वागत है आपका। और लोकसभा में तो बिल पास हो चुका है, अभी राज्यसभा में चर्चा जारी है। कल गौरव गोगोई जी की तरफ से एक बात कही गई थी कि ये जो संशोधन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि भाई अब की बार महिला को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने कहा गौरव गोगोई जी ने कि ये संशोधन तो पहले भी था, तो ये आपको अब याद आया जब बीजेपी करने से लगी हुई थी, पहले क्यों नहीं किया? अगर विरोध में खड़े हैं तो ये आपको वक्फ बोर्ड को भी सलाह देनी चाहिए थी। प्रसन्न भाई, पहले तो मैं सबसे बात कहूंगा, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और वैसे भी तब जब मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता बैठे हों, क्योंकि यही काफी झूठ बोल लेते हैं, तो मुझे झूठ क्यों बोलूं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अभी मैं आप ही को उसमें सुन रहा था, वो एक सांसद बीजेपी के कह रहे थे कि 1905 नहीं समथिंग करके कि 2013 से पहले कानून सही था, 2013 में गलत हो गया। जो अमेंडमेंट था हमारी सरकार की, लेकिन उस पे जहां तक मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। अगर हम गलत थे, भारतीय जनता पार्टी भी गलत थी। अगर भारतीय जनता पार्टी सही थी तो हम भी सही थे। ठीक है। और दूसरी मेरी एक बात है, आप अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मैं अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ, अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, तभी अपने भाई से भी कहता हूँ, अपने बच्चों से भी कहता हूँ, भाई के बच्चों से कहता हूँ बीवी को प्यार करना। ऐसा नहीं कहता हूँ कि बीवी की इज्जत करो, अपनी बीवी की इज्जत उतार दो। पहले चैरिटी बिगन्स एट होम। आपने पहले बताइए सनातन धर्म के बच्चों के लिए क्या किया, उनकी बीवियों के लिए, बहनों के लिए क्या किया, ये बताना जरूरी है। मेरे देश ने आपको इसलिए नहीं चुना था, मेरे देश की जनता ने। तीसरी बात, यही बात अगर राहुल जी या अखिलेश जी करते तो ये मौलाना कह के संबोधित करते, डेफिनेटली करते। अब किनको क्या करें हम कह के। और रही बात पास होने की बात भी, देखिए ये आपको भी पता था, हमें भी पता था, ये सबको पता था, ये संख्या बल का है और ये हमारा कानून है, संख्या बल पे कैसे भी हो हल्ला गुल्ला करके पास होना ही होना। बिल्कुल। लेकिन संशय कहाँ है? संशय कहाँ है? इनके 240 MP हैं, इसमें ये एक मुस्लिम बताएं मुझे, एक को टिकट दिया हो तो बता दें मुझे। नहीं दिया ना इन्होंने, तो ये शंका होता है। सरकार किसके लिए चुनी जाती है? देखिए वो ये सब बेकार की बात है कि हम तुष्टीकरण कर रहे, ध्रुवीकरण कर रहे। अरे हम राजनीतिक पार्टी हैं, मुझे यहाँ पे बैठा लगा चंद्र ऐसा कुछ कार्य कर दूं कि चंद्रभूषण भी मुझे वोट दे दें, आप भी दे दें चौधरी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें हमारा कोई ये एक्सक्यूजेस है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देश, कंट्री की बर्बाद होते हुए नहीं कर सकते हम। हमने जिया है देश के लिए, हम जैसा नहीं जी पाएगा, टॉप ऑफ द टॉपेस्ट नहीं जी पाएगा। बहुत कम बिरले होते हैं, लाखों करोड़ों में एक पैदा होता है जो देश के लिए जीता है। आज आपने मेरे देश को किस में उलझा दिया? मेरे देश को वक़्फ़ में उलझा दिया। उस जमीन का क्या होगा जो नेपाल की बाउंड्री में छोटे से देश ने कब्जा कर रखा? मैं गया हूं वहां पे, सुन लेना भाई, ये देश संवेदनशीलता से गुजर रहा है। अगर आज कहने से रोक दोगे, आपके और मेरे नौनिहालों को गूंगा बना दिया जाएगा। उसका क्या होगा जो छोटा सा देश नेपाल? मैं खुद वहां से जाके देख के आया, आई वाज शॉक्ड। वह नेपाल जम गया हिंदुस्तान की जमीन पे, पक्के घर बने हुए, कोई बाउंड्री नहीं है। आप उसके लिए क्या करेंगे? एक मुझे लखनऊ में सीनियर IAS अफसर ने कहा ये एक स्कीम चल रही है कि हटाएंगे कैसे। जब नेपाल की जमीन को नहीं हटा सकते आप, तो अपने देश की अल्पसंख्यक आबादी को क्या अभी तंग करना था? अब आ जाए 4वीं 5वीं पे। ठीक है। क्या पहले सरकार के पास ताकत नहीं थी? ये कह रहे थे 2013 से अब तक कितने लाख
क्योंकि मैं तो लेमैन आदमी वैसे ही बोल देता हूँ, कितने लाख जमीन हो गई, भू माफिया पैदा हो गए, तो क्या सरकार के हाथ कटे हुए थे? सरकार टुंडी थी? ये भी तो जनता जाने। और सबसे पहली बात जो होनी थी, 1 2 3 4 5, हम 5 लोग बैठे, कोई भी 2-3% से ज्यादा वक़्फ़ के बारे में नहीं जानता। बच्चों से पूछो, ये अच्छा हुआ कि ये वक़्फ़ की जो चर्चा है वो आजकल 2-4 दिन से होने लगी। बोर्ड के पेपर खत्म हो गए, बच्चे फेल हो जाते जो पढ़े हैं ना पूरे साल भर। हाँ। पका इतनी नकारात्मक ऊर्जा चल रही है ठीक है देश में, ठीक है देश के रासरमा जी, रुझानों के माइंड में घुस गई। ठीक है रासरमा जी, अब बात ये निकलकर सामने आती है क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के पास अभी संपत्ति है, ठीक है, काफी देशों के पास इतनी है भी नहीं जितनी खुद वक्फ बोर्ड के पास है। दूसरा, क्या नहीं है वक्फ बोर्ड के पास? स्कूल है, मदरसे हैं, ईदगाह हैं, मस्जिद हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, दुकानें हैं, घर हैं, सब कुछ है। तो मुझे जवाब ये चाहिए कि ये जो मुस्लिम लोगों का, जो कुछ मुस्लिम लोग हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा, या ये कह लीजिए कि उनके पास कुछ था उन्होंने बेच खाया अपना, तो सरकार इनकी जिम्मेदारी ले या वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है वो भी जिम्मेदारी ले इनका विकास करने की? चाचा, मैंने पहले कह दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। याद रखिएगा, हकीकत को स्वीकार करेंगे। कोई भी देश की सरकार अपनी जनता का विकास करना ही नहीं चाहती। जनता को, अगर देश का विकास होगा, कब होगा? जब मैं पहले अपने परिवार में अपने बच्चों को सही संस्कार दूं, उनका विकास करूं, तब मेरे मोहल्ले का, मेरे शहर का, मेरे प्रदेश का, मेरे देश का विकास होगा। मुझे आप बताइए, कौन सी सरकार कौन नेता चाहता है, कौन एमपी इस देश की विडंबना सोचिए, जो एमपी, जो एमएलए इलेक्शन लड़ता है, भीख मांगता है वोटों की, और मिनिस्टर बनने के बाद आप तो मिल सकते हो, खैर आपका क्या है, नहीं मिलेंगे तो कल कह ही दोगे, मेरे जैसा साधारण आदमी नहीं मिल पाता। पंडित जी जैसे मिल सकते होंगे, पूजा जी जैसी मिल सकते होंगे, मेरे जैसे साधारण आदमी नहीं मिल पाता। तो कहने का मतलब ये है, कोई किसी के विकास की बात नहीं कर रहा है, सब अपने विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, और रही बात, बिल्कुल शर्मा जी आपकी बात ठीक है, शर्मा जी आपकी बात ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात ठीक है। सरकार चलो विकास की बात नहीं करती, मान लेते, ना आपकी सरकार ने विकास की बात की, ना बीजेपी ने, किसी ने भी नहीं। वक्फ बोर्ड तो कर सकता है ना उन समुदाय के लिए कि विकास की बात, कि आपका विकास करेंगे। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कानून किसके लिए बने हैं? अगर मेरे घर पे कोई वो रिजवी साबुद्दीन रजवी साहब कल को कह दें पंडित राज शर्मा का घर वक्फ भूमि में है, क्या मैं शतुरमुर्ग की तरह रिजवी साहब से डर के मारे रेत में गर्दन छिपा लूं? तो यही तो संशोधन कर रही है सरकार। मेरा कागज होगा। क्यों? सरकार के पास पहले भी ताकत थी। चौधरी साहब गलत नहीं, मुझे आप जैसे व्यक्तित्व के इंसान को गलत बोलने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। सरकार के पास सर्वोच्च ताकत है, मिटा दो जो गुंडाई करे, मिटा दो जो नहीं, तो मिटाए क्यों नहीं? मैं वही तो बता रहा हूं, क्यों इतने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं? मैं तो आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं तो सरकार से बोलता हूं, बीजेपी वालों से बोल रहा हूं, क्यों इतने मामले पेंडिंग है? 9,000 कुछ मुस्लिम संगठनों ने खुद मामले दायर किए हुए हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं? हाँ। देखो ऐसा होता है, मैं बात बोल रहा हूं क्लियर। हाँ। कोई भी सरकार, हाँ। उसकी नीति तो सही होती है जैसे वो कार्य करती है, उसकी नियत में खोट नहीं होता है, लेकिन अनजाने में मैं गाड़ी चलाता हूं, कई गिलहरी मर जाते हैं, कभी कुत्ता आ जाता है आगे, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ठीक है ना? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, जो भी गलत कर रहा है उसको, आपने 8 साल से यूपी में थी, 11 साल से केंद्र में थी, उस तो जनता को हमारी बात पसंद नहीं आई होगी, तभी तो आपको चुना। क्या जनता को पता था आप तो बहुत बड़े गद्दार निकलोगे? 18 साल के लड़के ने, जिसने पहली बार वोट दिया था, अपने रोजगार को सोच के 18, 19 और 10, 29 साल का हो रहा है, और जिसको 2 लाख रुपए की तनख्वाह में नौकरी लग रहा था, जिसको सरकारी नौकरी लगना था, वो बनिया के यहाँ संविदा का काम कर रहा है। इस पे दो दिमाग। मेरी बातें बुरी लगती है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है चौधरी साहब, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि हर कोई आदमी इस देश में प्रोडक्टिव सिटीजन नहीं बनना चाहता। बातें बहुत बड़ी कर सकते हो, अपने घर को सुधारो, अपने घर में बेटा बेटी को सही नसीहत दो। ठीक है शर्मा जी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अभी आपने कहा कि एक ही विशेष समुदाय के लिए क्यों ये चीजें बन रही हैं, ठीक है। दूसरा, बीजेपी ने अब की बार ईद पर भी सौगातें दी हैं मुस्लिम भाइयों को, ठीक है। कांग्रेस ने भी हमेशा से उन्हीं के लिए सोचा, कर्नाटक में भी आरक्षण में 5%
सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया है, तो सोच तो सभी एक जैसा रहे, इसमें नहीं, इसमें मैं क्या इसका अलग जवाब अलग देता है? हूं। मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ देखिए, ये मुस्लिम ये वक्फ भूमि को ही नहीं कब्जाना चाह रहे। हाँ इन्होंने उत्तराखंड पे भी हाँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को सरकार के अधीन ले रहे थे। मैं नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने आपत्ति उठाई थी, और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस भी किया था, इनके ऊपर केस किया था। ये देखिए, आइडियोलॉजी है। जैसे कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है कि जो कैलेंडर ईयर में सरकारी वैकेंसियां वैकेंट हो रही हैं उनको भरा जाए। उसे होता था डिपार्टमेंट पे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंध रहे मेरे, और मेरे घर में 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इसलिए मुझे गवर्नमेंट पसंद है। और बीजेपी का क्या आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी नहीं, हम सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी के प्राइवेटिज्म में। वो कहते हैं मेरी वाइफ ने वीआरएस लिया, 2.25 लाख तनख्वाह थी, उसकी जगह पे परमानेंट टीचर नहीं आई, संविदा में ले ली। तो किससे अच्छा इनको लग रहा है? क्या वो 17,000 में टीचर पढ़ा रही? डॉक्टर सुरभि तो 1,63,000 पा रही थी, क्या पढ़ाएगी? लेकिन इनको एक चीज सोचनी चाहिए कि यदि मैं आपसे 2 करोड़ रुपए दूं और आपसे कहूं एसबीआई में जमा करोगे या किसी प्राइवेट बैंक में, तो आप कहोगे एसबीआई में, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वक्फ भूमि पहले भी थे। अच्छा, इसको हल्ला क्यों मचा रहे? ये तो वही हुआ जैसे चोर मचाए शोर पिक्चर थी, और एक गांव का आदमी का क्या देख के आए, कचोट्टा मचाए धुंध। अरे चुपचाप करते, ठीक है, ठीक है, रसरमान जी, एक और सवाल, ठीक है, फिर मैं चंद्रभूषण जी के पास जाऊंगा, ठीक है, और एक एक करके ही बोलेंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है, सभी को पूरा समय दिया जा रहा है। शर्मा जी, अगर आपकी सरकार होती आज के समय में, ठीक है, और जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ा है, सुना जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई जमीन काफी ज्यादा है, आमदनी भी काफी हो रही है, लेकिन वो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप क्या संशोधन करते हैं इसमें? नहीं, मैं देखो, पहली बात तो ये सबसे बड़ी आता है, आपने गलत आदमी से पूछा। मैं आप दुआ करो कि मैं सांसद बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, हाँ। फिर मैं बताऊंगा क्या। अभी मैं बोलने लायक तो नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हाँ। मेरी ही सरकार का इकबाल जिंदा था, हाँ। और किरदार भी आंख से आंख मिला के बात करता था कि मैंने ही अपनी सरकार में अपने मंत्री को जेल भेज दिया है। इस सरकार में कोई माइका लाल जो अपने मंत्री को जेल भेज दे? किसी ने ऐसा दूध नहीं पिया। पुष्पेंदु भाई, बातें करना। एक और बात बता दूं, जैसे आर्म्स का लाइसेंस मिलता है ना, मैं उसे प्लास्टिक का खिलौना कहता हूं। ये बाजार से लाइसेंस तो ले सकते हो, उसके चलाने का जिगर तो माँ की कोख से 9 महीने रह के निकालोगे। ठीक है, एक बार मेरी बात का जवाब दे दीजिए। गवर्नमेंट से ज्यादा जिगर का दिल, हाँ, रसर भाई समझ गया, गवर्नमेंट बताए। एक बार जवाब दे दीजिए मेरी बात का जो पूछा। हाँ, क्या बताओ? यही अगर आपकी सरकार होती तो क्या संशोधन किया जाता है इसमें? संशोधन कुछ भी किया जाता, लेकिन ऐसे हल्ला बाट बंदर बाट नहीं की जाती कि देश को बर्बाद कर दिया, देश को साइंटिफिक चीजों की सोचने के लिए बंद कर दिया, सिर्फ वक्फ भूमि में अरेस्ट करिए। इसे कहते हैं, वो कौन सा आजकल अरेस्टिंग चल रही है, ये वक्फ अरेस्टिंग हो गई है। वो अरेस्टिंग चल रही है ना, साइबर अरेस्टिंग, टेलीफोनिक इंक्वायरी, तो वैसी ये वक्फ अरेस्टिंग हो गई है। और आज आपको भी कह रहा हूँ चंद्रभूषण भाई, आज आत्मा की आवाज से कहना छोड़ो यार, ज्यादा से ज्यादा पार्टी आउट कर देगी ना, दिल की बात तो रहेगी। घर में अगर आपकी डिबेट आपकी बीवी बहन माँ सुन रही होगी, ये तो कहेगी मेरे घर में मेरा पति, मेरा पिताजी, मेरा बहन, मेरा भाई अपने किरदार को बेच के नहीं आया। बस इसलिए मैं सच बात बोलता हूँ, मेरा बेटा ये ना कह दे कमरे में पापा कुछ कहते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है चंद्रभूषण जी, विपक्ष ने लगातार विरोध भी किया, उसके बावजूद भी लोकसभा में बिल पास हो गया, और कई तरीके के आरोप विपक्ष पे भी लग रहे हैं कि भैया क्यों अफवाह उड़ा रहे हो। सीएए कानून बना, उस पर आपने अफवाह उड़ा दी कि नागरिकता छिन जाएगी, किसी की नागरिकता नहीं छिनी। 3 तलाक का मुद्दा उठाया, धारा 370। अब ये देखिए क्या बात है कि जो ऑटो की खेती है वो कुछ बटाई लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में खेती होती है बटाई, खेत किसी के होते हैं, खेती कोई और करता है। तो यहाँ पर इस देश में ऑटो की खेती की जा रही है, और वो बटाईदार कौन है? कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी। इस देश का हिंदू ऑटो के लिए बटाई जो है कि खेती कर रहा है। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि जो बिल मुस्लिम समाज के लिए
है उस पर बहस करने के लिए आज यहाँ 5 हिंदू बैठे हुए। देखिए कितना दुर्भाग्य है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन ये भाजपा सरकार के होते हुए सौभाग्य में परिवर्तित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के भविष्य को सोचकर निर्णय ले रही है। पता है कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है, वो डिबेट में नहीं बैठेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जिन्होंने कानून को माना होता, अभी राज शर्मा जी कह रहे थे कि अरे भाई चुपचाप कर देना चाहिए था। 2013 में चुपचाप किया गया था और 2013 से लेकर 2024 तक चुपचाप चोरी भी की गई। राहुल गांधी जी एलओपी है लोकसभा में, लेकिन एक शब्द बोलने नहीं आए। क्यों नहीं बोलने आए पता है आपको? क्योंकि केरल के कृष्ण की जमीनें जिस तरह से हड़प की जा रही थी वक्फ के नाम पर, दूसरी जगह क्रिश्चियन सोसाइटीज की जमीनें वक्फ के नाम पर हड़प की जा रही थी। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा कानून ये लोग ला रहे हैं, इससे क्रिश्चियन जो लोग हैं उनकी जमीनें बचाई जा सकती हैं, नहीं तो वक्फ के नाम पर उनकी जमीनें हड़प ली गई। उन्होंने शोर नहीं मचाया। आज कितने घंटे लोकसभा में बहस की गई और कितने घंटे आज राज्यसभा में बहस की जा रही है। राज शर्मा जी कह रहे थे चोरी, अरे भाई शोर मचाने। यदि इस देश को ये बातें नहीं पता होती तो जो प्रोपोगंडा और जो वोटों की खेती ये करने के लिए बैठे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये देश से गद्दारी करने वाला काम कर रहे हैं। अरे कोई बिल ला रहे हैं, कोई विषय जो देश की मजबूती से जुड़ा हुआ है, उस पर बहस क्यों ना की जाए? जन जन तक उनकी बातों को क्यों ना पहुंचाया जाए? ठीक है चंद्रभूषण, भ्रम जो फैलाने का काम कर रहे हैं लोग, ठीक है जी, उस भ्रम को जनता एक एक जाने। और आज मुस्लिम समाज बहुत खुश है, वो गरीब समाज खुश है जो समाजवादी पार्टी के भूमाफिया, कांग्रेस के भूमाफिया कितनी कितनी जमीनें, ठीक है चंद्रभूषण, होटल बनाकर रहे हैं, ठीक है ठीक है एलावत जी, वक्त के नाम पर। ठीक है एलावत जी सुन पा रहे हैं? जी एलावत जी, तमिलनाडु में एक गांव था, उस पर उसमें एक किसान रहता था, उसका नाम था राजगोपाल। अब उस पर कर्जा हो गया काफी ज्यादा। उसने सोचा कि अपनी जमीन बेच देते हैं और कर्जा चुका देते हैं। तो जमीन बेचने गए तो जमीन नहीं वो बेच पाए। वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर दावा किया हुआ था। जी बिल्कुल। सबसे सर्वप्रथम तो मैं अपनी वरिष्ठ पैनल को प्रणाम करना चाहूंगा और माफी दोबारा से मांगना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ साथियों से कि इनको मेरी बातें बहुत बुरी लगने वाली हैं सभी को। राज शर्मा जी ने कहा कि पहले भी सरकार के पास पूरा अधिकार था, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लीज इसे पढ़ लीजिए, इस बिल को पढ़ लीजिए। और ये बिल आज का नहीं है, ये कांग्रेस का दिया हुआ भी नहीं है, ये बिल अंग्रेजों का दिया हुआ। बिल्कुल। मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 में लाई गई थी और उसका कारण था मुसलमानों में आपस में झगड़े थे अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो वो अपने पास अंग्रेज बहादुर के चरणों में पहुंचे कि अंग्रेज बहादुर हमारे जो आपस के झगड़े हैं इनको जरा निपटाइए। तो अंग्रेज बहादुर ने उनके लिए कानून बनाया जिसका नाम रखा गया मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। गूगल कर सकते हैं। फिर हमारा देश आजाद होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जैसी हमारी बहन पूजा मिश्रा जी ने बताया कि हमारा देश एक आजाद देश है जिसे सेकुलर बनाया गया। और जो हमारे देश की आयरन लेडी, जब उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लाई, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने बाकायदा सेकुलर शब्द जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित कर दिया, जिस शब्द का सीधे सीधे ये मतलब होता है कि सरकार किसी भी संप्रदाय के किसी भी विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक विशेष समुदाय को ये अधिकार कैसे मिल गया कि वो जिस जमीन पे चाहे उस पे दावा ठोके और उसकी जो ट्रिब्यूनल बने उसमें स्वयं वही उसके जज होंगे, वही जूरी होंगे, वही उसकी सब जांच पड़ताल वही कर सकते हैं। अब जहां तक हमारे राज शर्मा भाई ने कहा कि क्यों नहीं कोर्ट में मामले जाते थे, बिल्कुल जाते थे, परंतु वो हाई कोर्ट के विवेक पे होते थे। ये गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मैं बहुत अच्छे से गवर्नमेंट के साथ, देखिए हम तो फौजी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इतना तो हम गवर्नमेंट को नहीं जानते।
परंतु इतना हम जानते हैं कि जब विवेक पे आ जाता है किसी अधिकारी के या किसी जज के, तो वो होता है जो जिसे न्याय नहीं कहा जा सकता। जैसे कि जज अगर अपने विवेक से ये फैसला करने लग जाए कि ये जमीन के विवाद के ऊपर मैं सुनवाई करूंगा कि नहीं, आज से 1500 साल पुराना मंदिर जब इस्लाम का उदय ही नहीं हुआ था, उस मंदिर के ऊपर जब वक्फ का नियम आता है, वक्फ अपनी दावेदारी ठोकता है और जज ये कहता है कि देखिए ये तो इनका धार्मिक मामला है, तो धार्मिक का केवल मुसलमानों के लिए क्यों? अब मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में क्या क्रिश्चियंस के पास इतनी सारी सरकारी जमीनें हैं? कहां से आई? क्या इस देश में उत्पन्न हुआ ये धर्म? नहीं हुआ। इस्लाम के पास इतनी सारी जमीनें कहां से आई? माना कि जिस समय जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी तो उस समय मस्जिदों को उनके भरण पोषण के लिए कुछ गांवों की जमीनें दी गई थी। जब देश आजाद हुआ, जिस तरीके से हिंदू मंदिरों की, मठों की जमीनों पे, तिरुपति के मंदिर पर जहां पे हम सनातन के लोग जाके दान करते हैं, लिंगायत मठ का इस समय चीफ एक मुस्लिम है। अगर आपको जानकारी ना हो, मैं आपको इसी समय व्हाट्सएप करके, हुबली में इस समय लिंगायत मठ जो हमारा एक हिंदू संप्रदाय है, उसके चीफ एक मुस्लिम बना बैठा है। ये किस तरह का सेकुलरिज्म है, जहां पे सरदारों के पास एसजीपीसी है, जैनियों के पास एक माइनॉरिटी अपने पास है, क्रिश्चियंस के पास अपना पूरा का पूरा वो माइनॉरिटी का स्टेटस है। जो मुस्लिम है वो वक्फ बोर्ड लिए बैठे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन पे वो दावा ठोकते हैं। पार्लियामेंट की जिस बिल्डिंग के में इस समय चर्चा जारी है, उस धरती पे भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोके बैठा है। बिल्कुल अहलावत जी, क्या सही बात इस है। देश में इस बात का सनातन का व्यक्ति ये इतना भी अधिकार नहीं रखता कि अगर मेरी जमीन पे वक्फ ने दावा ठोक दिया है तो उसके लिए मैं एक सेकुलर अधिकारी के पास, एक सेकुलर सरकार के पास जाके न्याय भी मांग सकूं? इससे पिछला जो नियम, जो अभी तक जो नियम चल रहा था, वैसे तो मैं बीजेपी वालों से बेहद नाराज हूं, क्योंकि ये लेके आए थे वक्फ रिपेल बिल 2022, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये एक सेकुलर देश की, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा के ये बिल बेहद खिलाफ है और हम इसको रिपेल करेंगे। खैर, इन्होंने एक कदम बढ़ाया है, ठीक है अहलावत जी, कि मुसलमानों के जो अकलियतें हैं, जो माइनॉरिटीज हैं मुसलमानों में, देखिए हिंदू धर्म में भी आपको याद होगा कि विधवा विवाह नहीं हुआ करता था, महिलाओं को इतना सब कुछ, सती प्रथा हुआ करती पर खत्म करी गई। पहले हिंदू पुरुष भी एक से ज्यादा विवाह करने के लिए आजाद थे, परंतु माननीय जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू मैरिज एक्ट लाए, जिसके बाद हिंदू पुरुष एक से ज्यादा, मतलब हिंदू महिलाओं को राइट्स दिए गए। ठीक है अहलावत जी, मतलब अगर कुछ काम कांग्रेस की सरकार में भी अच्छे हुए हैं तो कुछ काम बीजेपी सरकार में भी अच्छे होने से लगे हुए हैं। हालांकि ठीक है अहलावत जी। राज शर्मा जी, क्योंकि यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर एक ही समुदाय के लिए सारी चीजें क्यों हैं? ठीक है, उसी पे राजनीति बीजेपी भी अब करने लगी है, ठीक है, उसी पे राजनीति कांग्रेस करती है, उसी पे राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, क्यों? अच्छा, मैं ये को मनसा वाचा कर्मा, जो बोलो, जो सोचो, जो कहो और जो लिखो, इन चीजों को मतलब समंजस बैठा दो। जो भाई उपाध्याय जी ने कही, काश ये बात बीजेपी के प्रवक्ता कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। इन्होंने तो बेबाक तरीके से कह दी ना। आप कहें ना, फिर आप नहीं कही, बाकी अभी तक भारतीय जनता पार्टी का हर एमपी सांसद कह रहा है हम मुसलमानों का अच्छा सारे। अभी उपाध्याय जी ने कह दिया, आपने बाबू, आपने जो शर्मा जी मुझे अभी एमपी बनूं तो जेल करवा देना बाबू। अभी तो बोलने दो, बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी की तरफ से ये दावा कर दीजिए कि हम सनातन वोट देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो। अब एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। अब एक बात याद रखिएगा, मैं तो बोलूंगा ब्लंटली, मेरे को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाए उपाध्याय जी, न जीवन में समझ।
हाँ इलाहाबाद जी, हाँ आप नहीं, मुझे सॉरी 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 सॉरी, आप नहीं समझ पाओगे। जो मेरे संग टकराए हैं वो मेरी भावनाओं को समझते हैं। जिस दिन बोलने के लायक आऊंगा ना, वो बोल दूंगा जो गृह मंत्री जी नहीं बोलते हैं। मैं जो बोलूंगा उसे 101 बार तोलूंगा। मेरा नाम पंडित राज शर्मा है। मैंने आपसे क्या कही इलाहाबाद जी, जो बात आप कह रहे थे, इस देश का बदनसीब ये है कि यहाँ पे सरकार का नुमाइंदा ये बात कहने का जिगर लेके नहीं बैठा। ये कहें, इनका हर नेता कह रहा है हम उनकी विधवाओं को सहूलियत देना चाहते हैं, वो गरीब है। मेरा बच्चा गरीब ही रख रहे हो, हालांकि ये किसी के सगे नहीं है। मैं चाहूंगा कि जब आपको चंद्र भाई आपको मौका मिले तो इलाहाबाद जी की आत्मा आपके अंदर आ जाए और आप सच सच बोलो। क्यों नहीं बोलते? बोलो, खड़े बोलो। मगर इलाहाबाद भाई आपने एक बात बोली, मगर जो चुनी हुई सरकार होती है उसका कर्तव्य होता है। और देखिए अल्पसंख्यक के लिए घर में मेरे 2 बेटे हैं, जो छोटे को बड़ा डांटता है। मैं जानता हूँ छोटे की गलती है, लेकिन मैं बड़े को डांट देता हूँ, छोटा है। फिर छोटे को अलग से समझाता हूँ, नहीं बेटा वो भाई है, आपने गलती थी। अल्पसंख्यक है, जैसे कनाडा में सिख ताकतवर होते हैं, जो एक ना ताकत देती है। यहाँ पे आप कम लोग हो, वहाँ एका होती है। मेरी कॉलोनी में मैं जिन लोगों से बात नहीं करता उन्हें बॉम्बे में मिला, ऐसे मिले जैसे सगे भाई हैं, क्योंकि मुझे भी लगा यहाँ मेरा ये राहुल गांधी तो बोले विल यू कीप योर माउथ शट। मैंने नेताजी का नाम कैसे लेता हूँ, आप राहुल गांधी जी का नाम बिल्कुल तजीब से लेंगे। चंद्र भाई जैसे मैं आपके नेताजी का नाम ले रहा हूँ, राहुल गांधी जी नहीं बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा? आप बीच में बोले पूछे राहुल माननीय ठीक है, चंद्रभूषण जी सुन लीजिए। माननीय राहुल गांधी जी, बोलना चाहिए था। आप लोग नाबालिग लोग ये नहीं समझते एक सांसद को माननीय कह के पुकारा जाएगा। ठीक है, ठीक है राज शर्मा जी, चलिए ठीक है, क्योंकि ये तो राजनीति की बात है। अब बीजेपी कैसी है, क्या काम कर रही है, सुन लीजिए एक बार। ठीक है, क्या काम कर रही है वो भी पूरे देश के सामने है। कांग्रेस ने क्या किया वो भी पूरे देश के सामने था, समाजवादी पार्टी ने किया वो भी पूरे देश के सामने था। ठीक है, और अब वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा। ठीक है, इधर उधर हम जा नहीं सकते कि पीछे की बातों को उखाड़ लें। अब आप मुझे बताइए कि आप इस बिल से पर्सनली खुश हैं या विरोध में, जो संशोधन किए हुए हैं? क्योंकि इसमें कहा गया है कि भैया महिलाएं भी अब की बार इसमें शामिल की जाएंगी। धारा 40 जो थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है कि वक्फ बोर्ड किसी पर भी दावा नहीं कर सकता, करेगा तो सबूत देना पड़ेगा। नहीं, ये पहले भी नहीं था कि वक्फ कह दे, कुछ नहीं कहते भाई। हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू धर्म को एकदम कमजोर बताते हो, कैसे मान लूं मैं? कोई डर नहीं है, गलत बात है ये। अब आपने पूछा, मैं उसका जवाब दूं कि मैं खुश हूं या नहीं हूं। सच कह दूं? सच कह दीजिए, सच कहने के लिए बैठा है। सबसे ज्यादा दुख लग रहा कि जिस धर्म के लिए सरकार चुनी गई थी उस धर्म के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और ये इधर उधर की बात है। बस अच्छा तो बता दो क्या कहूँ? फोन कर दो, टेलीफोनिक अपने नेता से को मैं कह दूं घड़ियाली आई एम नॉट द इंडियन सिग्नल बाय द गॉड। चलिए ठीक है इलाहाबाद जी, क्योंकि ये तो राजनीति है। राजनीति में हिंदू मुस्लिम तो हमेशा ही रहेगा, मुझे पता है। राज शर्मा जी का इलाहाबाद जी, ये दुख मैं बताना चाहता हूँ। ये दुख जो है मुसलमानों के लिए नहीं है। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का इस नए बिल से फायदा मिलेगा, 2 महिलाएं आएंगी। पहले मुसलमान, गोरा मुसलमान को शिया मुसलमान नहीं मानता था, शिया सुन्नी को नहीं मानता था, सुन्नी किसी को नहीं मानता था, अहमदिया भी किसी को नहीं मानता था। आज उन्हें एक मंच पे बैठाया जाएगा, एक जगह सबको एक मौका मिलेगा कि वो आपस में आके बैठ के बात करें। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में महिला को मौका मिलेगा। पूजा मिश्रा मेरी बहन इस बात पे मेरी सहमत होगी कि एक मुस्लिम महिला, 2 मुस्लिम महिला इस बार कंपलसरी बैठेंगी उसमें, तो महिला सशक्तिकरण होगा। 3 सेकंड जरूर। बेसिकली यहाँ बिगड़ किसी का नहीं है। जमीन जो है खिसक रही है मुसलमान की नहीं, यहाँ पे जमीन खिसक रही है राजनीतिक दलों की, जिन्होंने आज तक मुस्लिमों के वोटों पर उनको ना तो ग्रो करने दिया। जैसे कि राज शर्मा मेरे भाई कह रहे थे कि जिस पार्टी ने जिस धर्म का ठिया उठाया, बेगड़ा उठाया, वो पार्टी ने उस धर्म के लोगों के साथ धोखा किया। जैसे कि बीजेपी के ऊपर मैं ये धोखे का इल्जाम लगाता हूं कि इन्हें सनातन बोर्ड पहले बनाना चाहिए था, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल बाद में लाना चाहिए था। ठीक उसी तरह मैं इल्जाम लगाता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर।
जिस तरीके से ये रो रहे हैं मुस्लिमों के लिए, जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमान इस देश की एक संभ्रांत एक समाज हुआ करता था। लगभग 30% हिंदू जो मुसलमान था वो पढ़ा लिखा था, वो आज 3% पे आ गया है। जो उस समय कहा करते थे कि वो मुगल सल्तनत के वंशज हैं, ठीक है, आज वो राजशर्मा जी, ये सब मेरे पैनल में बैठे हुए ठीक है, लोग एक भी व्यक्ति इस बात को नहीं काट सकता कि आज की तारीख में मुसलमान देश के गरीबतम तबकों में से एक है। ठीक है, जो हालत आजादी के टाइम पे, चलिए एक बार राजशर्मा जी से पूछ लेते हैं, फिर पूजा मिश्रा जी के पास चलेंगे। आज की तारीख में मुसलमान की है, ठीक है। और आप लोगों के इतने रोने के बावजूद भी आप मुसलमानों का भला नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राजशर्मा जी। फिर कह रहा चैरिटी बिगिंस एट होम। इलाहाबाद भाई, पहले अपनी धर्म की महिलाओं को अपने घर, मतलब आप नहीं, अपने घर की महिलाओं को, अपनी घर की बच्चियों को, जिनकी स्थिति इतनी बुरी है बयान नहीं कर पाऊंगा, पहले उनकी स्थिति तो सुधार लो। पहले अपने तन को, तन को साफ करने से पहले मन को तो साफ कर लो। कितना बड़ा दीवाना आदमी होगा। इलाहाबाद भाई, पैर कहाँ छू लूं, अपने घर को भूल के नहीं, पहले मैं अपने घर में अपनी बीवी की इज्जत करूंगा, तब इलाहाबाद भाई आपसे बोलूंगा कि भाभी जी की इज्जत करो। मतलब वही वाली बात है, राजनीति में पहले मुसलमानों की इज्जत होगी, हिंदू बाद में पूछे जाएंगे। नहीं, मैं कहता हूँ मैं अपने घर को देखूं पहले, बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है। आपको किस तरह कह दूं, पहले मैं महिला का सम्मान करूं, जब अपने बेटे से कहूंगा बेटा। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, हिंदुओं की वोटों का कभी सम्मान नहीं किया? अच्छा, इसका मतलब कहां से निकाला, जरा बता देना। आपने कहा कि भाई, आप ही ने तो कहा कि पहले अपने घर की महिला का सम्मान करूंगा। अपना घर का, मेरे तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया। क्यों लिया? अपना घर मेरा देश। हाँ, तो वो मैं वही मतलब ले रहा हूँ, मैं पूरे देश की महिलाओं की बात कर रहा हूँ। चंद्रभूषण जी, मैं बहन पूजा मिश्रा से भी ये जानना चाहूंगा कि जब 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो क्या उन्हें ऐतराज है? इलाहाबाद जी, एक बार राज शर्मा जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा, बस देखो, मुझे बता दूं, मैं इलाहाबाद भाई, हम यहाँ कुछ बोल जाएं, हम हुए, पूजा मिश्रा जी हुई, चंद्रभूषण साहब, अगर हम 20% झूठ भी बोल देना, हमारी माफी है। आपको 1% भी स्पेस नहीं है, क्योंकि आप एज ए विश्लेषक बैठे हो। मेरी बात सुना भैया, मैं विश्लेषक को वहीं टोकना पसंद करता हूँ। आप सम्मानित हो, छोटी उम्र के हो, सम्मानित हो, आपने बातें ऑलमोस्ट सही कही, क्योंकि मैं ये मानता हूं पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले मेरा नाम इस देश के नागरिक के संग जुड़ा है। पासपोर्ट में सिटीजन लिखा जाता है, इंडियन सिटीजन। उस इंडियन शब्द को मुझे प्यार करना चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो उस इंडिया शब्द को भी इंडी कर दिया। ऐसे बदनसीब लोगों के हाथ ज्यादा दिन तक अगर सरकार रही आपने तो खत्म हो जाएगा इंडिया। नहीं राज शर्मा जी, ठीक है, ठीक है, आप लोग इज्जत नहीं देते। चंद्रभूषण जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देश है, ठीक है। राज शर्मा जी, आप ना, आप द्वारा चलाया हुआ देश। चंद्रभूषण जी प्लीज। राज शर्मा जी, आप ना मतलब बात को उस तरीके से घुमा देते हैं कि वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब क्या जवाब देना। ठीक है, अब मैं आपको सीधा सीधा पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर इस बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है तो क्या गलत है? बस तो एक और बात है। नहीं, आप बात को मत भूलो, अब फिर आप दूसरा उदाहरण देंगे तो बात इधर होगी। लेकिन ये देखना होगा, गरीब महिला होगी या अमीर महिला होगी, ये भी देखूंगा मैं। आप किसी अरबपति मुस्लिम महिला को बना दोगे, किसी उसमें तो तलाकशुदा और विधवा महिला लिखा ना, नहीं चलेगा। तलाकशुदा विधवा महिला लिखा चाहिए। पार्टी में 2 महिलाएं हैं एक ही परिवार से, अमीर है या गरीब है, बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी में 2 महिलाएं हैं एक ही परिवार से। नहीं तो मुझे क्या पता, मैं उनका अकाउंटेंट हूँ क्या? मैं उनका अकाउंटेंट हूँ क्या? मैं स्टेनोग्राफर। चलिए ठीक है, पूजा मिश्रा से जवाब ले लेते हैं। पूजा जी काफी समय से उनके पास नहीं। पूजा जी, आपको तो खुशी होगी महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, ठीक है, बाकी सियासत की, राजनीति की जो भी बात है, संशोधन की जो भी बात है, फिलहाल इस मामले से तो खुश हैं आप या नहीं? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। अभी सुनाई दे रही है आपको आवाज? हाँ, आप सुनाई दे रही। हाँ, पुष्पेंद्र जी, मैं हिपोक्रेसी देख रही थी कि एक महिला बैठी हुई है पैनल में और 4 पुरुष बैठ करके महिला अधिकारों की गजब बात कर रहे थे। ना बिल्कुल, मैंने तो पहले से सोचा हुआ था। बाकी पराकाष्ठा है। आप सोचिए, जब हिंदू कोड बिल आया था
तो यही जो धर्म के ठेकेदारों ने छाती पीट पीट करके विरोध किया था। हिंदू कोड बिल को फ्रैक्शन में ला करके जब पास करना पड़ा किसी महिला को, जब वो कोड पढ़ना होता तो आप सोचिएगा। मैं जब डिबेट करना मुझे प्रवक्ता बनाया गया तो मुझसे बोला गया, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स की साइंस मतलब पॉलिटिक्स की छात्रा नहीं हूँ, मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी नहीं कभी। मैं जो है छासन से निकल के आई हूँ, छासन अध्यक्ष रही हूँ, उसमें मेरा वो राजनीतिक बैकग्राउंड है। मैं साइंस की, प्योर साइंस की, वो भी केमिस्ट्री, जहाँ पे लिटरेचर का भी कोई ताल्लुकात नहीं होता है। हमारी अंग्रेजी जो है साइंस की निकलती है। तो मुझे बोला गया हिंदू कोड बिल पढ़िएगा। जब हिंदू कोड बिल पढ़ा जाता है और वो लाया गया हुआ था और वो जब जो है विरोध किया गया हुआ था, विरोध करने वाले लोगों का नाम पढ़िए, बस तब आपको पता चलता है कि महिला के अधिकारों की कहाँ पे बात होती है और कहाँ दी जाती है। और अभी भी क्रंदन चल रहा है, नारी वंदन होना था और क्रंदन चल रहा, नवरात्रे चल रहे हैं, आपको पता है। इससे पहले मैं एक डिबेट, भाई साहब कह रहे थे हमने चूड़ियां नहीं पहनी, क्योंकि आपके औकात भी नहीं है भाई, चूड़ियां पहनना आसान काम नहीं होता है। घर बाहर दुनिया सब संभालती है, कैरेक्टर असैसिनेशन ऊपर से जब बाहर निकल करके आती है। और आप यहाँ पे बैठ के देख लीजिए पैनल में, और उसके बाद में करें महिलाओं के, यहाँ वक्फ बोर्ड में भी है बेगम वक्फ करके। मैंने जो है एक्ट पढ़ी 1995 की, वो 2 किताबें जो है चलते नहीं पता होगी, पढ़ लेंगे। वकालत में जो है जो वकील सीनियर से मुझे जो है उनसे किताब मिली, बस को लेकर के गई। मुझे ऐसे हवा में बात करने की आदत नहीं है, नहीं है। हम लोग पढ़ने में बात करने वाले लोग हैं। तो मैंने उसको पढ़ी और उसमें पाया कि बेगम वक्फ है, जहाँ पे जो है महिलाओं को वक्फ में अधिकार दिया गया हुआ है कि वो बेगम वक्फ जो है महिलाओं द्वारा जो महिलाओं को वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हम जब यहाँ पे सरकार की बात कर रहे हैं, नहीं अधिकार क्या था उसमें जो आपने पढ़ा, महिलाओं का क्या अधिकार था पूजा जी? वक्फ बोर्ड में जो है आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो बेगम वक्फ है उसमें होती है, कुछ संपत्ति होती हैं जो कि फीमेल के अंडर में रहती है, फीमेल उसको देख रेख करती है। पर जो है कई बार ऐसे केसेस जो है पाए गए हुए हैं, पूरा बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि भाई हम ना तो उस धर्म से आते हैं, ना हमारा उस वक्फ बोर्ड से कभी कोई ताल्लुकात रहा। हम तो वही जानते हैं जो पढ़े और जो एक्ट में मेंशन्ड है और जो हमें तथ्य मिले हुए हैं कि कब कहाँ क्या जजमेंट आया हुआ है, हम जजमेंट के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। तो ऐसा रहा है कि उसमें कभी आपत्ति भी पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और मैं इसी बात को बता रहा था कि जो कांग्रेस के नेता हैं गौरव गोगोई, वो कल बड़े ताप से बोल रहे थे कि भैया पहले भी ये सिस्टम था कि महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सकता था, लेकिन ये बात अभी क्यों याद आई? ठीक है, आप पहले नहीं बोल सकते थे वक्फ बोर्ड को कि भैया शामिल कीजिए इसमें, या फिर इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया? आज याद आई, ये भी प्रश्न भाजपा को जाता है ना। 2013 में आप बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा को जो रिप्रेजेंट करते, उस टाइम जब बिल पास हो रहा, बिल आया हुआ था तो समर्थन करने वाले ये थे। हाँ, तो कर रहे थे ना। 2014 में इनको याद आता है, 2014 के बाद से अब तक क्या कर रहे थे ये। और अभी भी महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन कितना दिया अपने पार्टी में देकर के दिखा दीजिए ना, टिकट ही देकर के दिखा दीजिए। बड़ी विडंबना होती है, नवरात्रि चल रहे, नवरात्रि स्पेशल भी चलाते हैं न्यूज वाले, वो बुलाते हैं महिलाओं का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन। आप पॉलिटिक्स से अलग होकर के बात करिए। और रिप्रेजेंटेशन, भारत की आजादी को इतने साल हो गए, 2 महिला मुख्यमंत्री, वो भी अभी एक दिल्ली में हो गई, उससे पहले आतिशी जी थी। और जो कि पहली जो महिला मुख्यमंत्री हुई थी कब हुई थी? 1960 में भी जो है उत्तर प्रदेश में। मतलब 2027 में अगर समाजवादी पार्टी जीती तो डिम्पल यादव बनेंगी मुख्यमंत्री? आपकी जैसी इच्छा हो। मुझे लगता है त्रिकालदर्शी हो रखे हैं आप, ऐसे बड़े बढ़िया त्रिकालदर्शी है भाई, सरकार तो बना रहे। तो नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 2027 में जीती तो आपके कहने का मतलब तो यही है कि आप महिलाओं को तो आगे किया जाएगा ना आपकी तरफ से? करना चाहिए, और समाजवादी पार्टी बिल्कुल प्रयास करेगी। और जो है आप, अगर आप त्रिकालदर्शी हो रखे हैं, आप उत्तर प्रदेश का भविष्य बता रहे तो अच्छी बात है। नहीं, मैं भविष्य नहीं बता रहा। भविष्य तो गृह मंत्री ने बता दिया, जो बता रहे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है चंद्रभूषण जी, भविष्य गृह मंत्री जी अपना बता ले, ज्यादा बेहतर होगा। 25 साल तक अध्यक्ष हो जाओ, कह दिया। ठीक, जब जो आदमी 25 साल तक अध्यक्ष बन जाएगा, मत बोलो। अरे माँ कात्यायनी के दिन झूठ तो मत बोलो, कम से कम झूठ। अरे चौधरी साहब ने कहा महिला के लिए कम से कम थोड़ा तो समर्थन करो। जो मुस्लिम वोटों की राजनीति थी, अखिलेश जी को बोलने दिया, राहुल गांधी चुप हो गए। क्यों चुप हो गए भाई? राजनीति नहीं करनी है क्या? अच्छा ठीक है एलावत जी अगर एक बात देखें ना, एलावत जी अगर एक बात देखें, क्योंकि फिलहाल की राजनीति मेरी समझ से तो बाहर ही है। ठीक है, कोई कितना भी हितैषी बने कि भैया हम आपके हितैषी हैं, पीठ पीछे वही पैर काटने से लगा हुआ है। ठीक है, आज के टाइम में हर पार्टी की तरफ से एक तो ऐसे ही बयानबाजी आ जाती है कि सोच समझ के बोलते ही नहीं है।
कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस या सपा, भारतीय जनता पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी कट्टर लोग हैं जो सनातनी की बात करते हैं, लेकिन वो असल में आगे क्यों बढ़ा नहीं रही बात को, वो अलग बात है। कांग्रेस का भी यही हाल है, समाजवादी पार्टी का भी यही हाल है। फिर असलियत में राजनीति होगी कैसी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, समस्या यह है कि जितने भी राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, हाँ, इन्हें जनता को बेवकूफ समझने की गलती हो गई है। हाँ, इनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि जो बात हम कहेंगे वो ही जनता सुनेगी। ये जनता को बेवकूफ ना समझे। जो बात जनता इस समय समझ रही है उसके परिणाम ही हैं कि ये अपोजिशन में बैठे हैं और ये पोजीशन में बैठे हैं। पर ये पोजीशन में तब तक ही रहेंगे जब तक जिस वादे पे ये आए थे कि सनातन की ये सुरक्षा करेंगे, तब तक ही हम इन्हें वोट देंगे। और मैं चैलेंज करना चाहूंगा अपने साथी प्रवक्ताओं को कि ये दावा करे कि हम सनातन बोर्ड लाएंगे और मैं इनको वोट दूंगा। बोलो, पहले बोलो, बोलो भाई, चंद्र भाई बोलो, चंद्रभूषण जी बोलो, सनातन बोर्ड आएगा, बोलो, देश सांस्कृतिक बनेगा और हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा, ये भी समझ लीजिए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया आपने, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया। आप लोगों ने जो कांग्रेस और लोगों ने देश में गड़बड़ झाला फैलाया था, उस गड़बड़ झाला को ठीक किया जाएगा और फिर देश को ठीक है, ये देश सनातन है और ये सनातन हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको सनातन बोर्ड भी मिलेगा, यूपी में मैं कह रहा हूँ और ये सत्य होगा। गोवा में खाता, ठीक है। अरे शर्म करो, आपने एक बात कही, अभी अखिलेश जी की दुर्गंध की बात चल रही थी। भाई देखो, हम अपने मतलब का कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर दे गलत है। हम मेरे यहाँ से 20-25 किलोमीटर गायों को रखा हुआ है। एक बात कहूं, हे भगवान मुझे देखने से पहले मौत दे दे। उन गाय की जो स्थितियां हैं, हे भगवान मेरा फास्ट है, ऐसी देखने से पहले मैं मर जाऊं, मैं खुश रहूंगा। आप तो देखो, मैं टीका नहीं लगाता हूं, वैसे मैं नवरात्रों में लगाता हूं। इधर सुन लीजिए। और मैंने कहा था अपनी वाइफ से कहा चुटिया रखूंगा, उन्होंने कहा 1% भी झूठ नहीं बोलना होगा, फिर मैं जो हूं वो बोलूंगा। गाय की अलावत भाई, गाय बेचारी उठ नहीं पाती है, और बताऊं उसके गोबर लगा हुआ है। बात अखिलेश जी की दुर्गंध वाली बात नहीं थी, गाय वहां मरी हुई है भाई, मैंने देखा। आप सनातन वोट देंगे इस समय, और बात बता दूं, तो वोट ला रहे हैं। आपने मुझे एक मिनट, मैं तो जिगर वाला व्यक्ति हूँ ना, मैं फिर कर दूंगा, मैं क्यों झूठ बोलूं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं भी जरा राय मशवरा करूंगा, और राय मशवरा सही बैठ गया, नेचुरली निश्चित रूप से हम लोग बैठेंगे। मतलब हिंदू के नाम पर राय मशवरा होगा, बाकी और किसी के नाम पर डायरेक्ट फैसला होगा। एक और बात, सरकार का काम है कानून में अल्पसंख्यकों की भी रक्षा करनी है। मैं कहूंगा, इधर सुन लीजिए, मेजोरिटी की भी कोई रक्षा कर लो भैया, हम अल्पसंख्यकों की भी कोई रक्षा कर, सोच लो। हमारे मंदिरों के ऊपर सरकारी कब्जा है, उससे मुक्त कराने के लिए कोई तो बोलो। बात सही है। मैं तो कहता हूं कि जैसे हर धर्म में जिसने भी सरकारी जमीन पे कब्जा कर विषय में पूछ रहा हूँ, उससे हम मेजोरिटी हैं, हमारे बारे में भी कुछ विचार हैं आपकी पार्टी के? नहीं, किसके? मेरे से बोल रहे हैं? जी। देश जब आजाद हुआ था तो खाली मुस्लिमों का ही भला नहीं हुआ है। जो आज आप बोल रहे हो ना, तो देश मिल गया था। बात कर रहे हैं राज शर्मा जी, उनको तो एक देश दे दिया। ठीक है चंद्रभूषण जी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी। एक तो उन्होंने कर दिया अपना। ठीक है चंद्रभूषण जी, इतनी देर में आपके एक कहावत आज मैंने किसी ने कही, हंसते बहुत हो, खुश भी तो हुआ करो। तो आप क्या है, थोड़ा चेहरे में रौनक तो दिखाओ। का दिन है, वो बिल पास हो गया है। बिल पास हुआ है, आप लोग भी गेट से पास हो गए, चिंता मत करो। ना देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। नहीं ठीक है राज शर्मा जी, आप बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। बोर्ड लेकर आएंगे, सनातन बोर्ड। ठीक है चंद्रभूषण जी, प्लीज, समय कम है। अच्छा आप बोले अलावत भाई, आपका प्रेशर काम आ गया, आपने प्रेशर दिया, तीनों ने बोल दिया। हम तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी थोड़ी परवाह करें, आप भी अपने नेताओं से कहें कि चुनावी मैनिफेस्टो में इस बार सनातन बोर्ड का दावा आप लेके आए। आप हमारी क्या, मैं क्या अलग हूँ? भी अपने नेता, आप प्रवक्ता हैं, आप अलावत अपने वरिष्ठ नेताओं से कहें कि जब आप इस बार चुनावी समर में उतरेंगे
तो आपके मैनिफेस्टो सांसद में बना देना मुझे। सनातन बोर्ड का नाम होगा। अरे मैं तो कह रहा हूं होना चाहिए, होगा तो तब मैं सांसद होता। तो मैं फिर कह रहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। नहीं सर, रसरमा जी मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रसरमा जी मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मत सोचिए विधायक और सांसद बनने के बारे में। आप फिर हो सकता है हमसे बात भी नहीं करेंगे और किसी का भला भी मैं नहीं तो होगा। आपसे बात भी नहीं राजनीति में करूंगा, आने के तो बाद, मेरी तरक्की रोके। राजनीति में आने के बाद सब बदल जाते हैं। अभी तो आप ये बात कई तरीके के तर्क भी दे रहे हैं, ठीक है, कि झूठ हाँ, नहीं ये बात बोलेंगे, भी सही है। ठीक है, उसके मगर बाद ना, सबसे एक ज्यादा और झूठ ही बात चलता ना, है। ना, करा देंगे, पुष्पेंद्र काम भाई, हो जाएगा, आपकी सड़क पुष्पेंद्र बनवा भाई, देंगे, नदी नाले देश साफ हो को जाएंगे। बदलने के लिए बाहुबली बनना पड़ेगा, और बाहुबली बनने के लिए नेता बनना पड़ेगा। अब गुंडा तत्व खत्म, डॉन खत्म, अब सब MP MLA हैं बाहुबली। अगर देश को चलिए ठीक है सुधारना रसरमा होगा, जी, समय कम है, बाहुबली माफी बनना। चाहूंगा समी से। बाकी नेता केजरीवाल जी भी बने थे, ठीक है, आए थे राजनीति में, बाकी क्या हाल हुआ सभी को पता है। फिलहाल दिल्ली से उनकी सत्ता जा चुकी है और अब इस बिल को लेकर आगे क्या कुछ सियासत जारी रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।